आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को ये रात के 1 बजे की ही बात थी जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। देखो, हुआ कुछ ये था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें सबसे पहला था साल 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा था साल 1998 का यूएस एम्बेसीज अटैक और तीसरा और सबसे दर्दनाक था साल 2001 का 9/11 अटैक। इस 1993 ब्लास्ट में टोटल 6 लोगों की जान गई और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इस 1998 एम्बेसी अटैक में टोटल 224 लोगों की जान गई और 4,500 लोग जख्मी हुए थे। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था, जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, उसमें 3,000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया, वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे ही। लेकिन उससे भी पहले 3D एनिमेशन की मदद से ये समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडोज ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशंस पर एक नजर मार लो। ये है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान में यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा उस समय वो यहाँ एबटाबाद में ही छुप के बैठा हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सील टीम के हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। ये जलालाबाद ही यूएस नेवी सील्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं कि आज से 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये 2 तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। प्लान ये है कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़ के एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही है, या यूं कह लो कि पाकिस्तान के रडार्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रडार में ट्रैक हो पाए। इन शॉर्ट इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हैवी फैब्रिक की कोटिंग करी गई थी ताकि इसकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडोज हेलीकॉप्टर में से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रहस्यमय दिखने वाले घर या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लो। ये जो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये पाकिस्तान के एबटाबाद नामक शहर में ओसामा के छिपे रहने का ठिकाना था। आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो कि ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा आइसोलेटेड है। आसपास सटा हुआ कोई भी मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ओसामा बिन लादेन इस टॉप फ्लोर पर यहाँ रहता था। सामने से ये रास्ता है और ये लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड खाली पड़ा रहता था। इसमें ये लोग सिर्फ कचरा जलाते थे। ये घर की मेन एंट्रेंस थी और आगे चलकर एक और गेट था। ये पार्किंग वगैरह का स्पेस हो गया और सामने ये जो आपको दिख रहा है ये गेस्ट हाउस था। एक बात आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना है तो किसी को भी इन दोनों ही गेट्स के अलावा इस गेस्ट हाउस से होकर भी गुजरना ही पड़ेगा। अब जैसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सील्स की स्किल्स और प्रिसीजन की वजह से ही सक्सेस की ओर जा रहा है, सिमिलरली आपके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए भी स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और अगर आप अपना फ्यूचर टेक में देख रहे हैं तो स्केलर के एक्सपर्ट्स आपको बेस्ट लर्निंग देते हैं और आपकी स्किल्स को टॉप नॉच लेवल पर लेके जाते हैं। स्केलर इंडिया का एक टेक प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स टॉप टेक कंपनीज के एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं जो आपकी डेली मेंटरिंग करते हैं और 80+ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का एक्सेस भी देते हैं। स्केलर के ज्यादातर लर्नर्स को गूगल, मेटा, अमेजॉन, जोमेटो और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल चुका है, जिनकी एवरेज सैलरी 126% तक बढ़ गई है। यहाँ के स्टूडेंट्स पूरे 365 डेज तक कोडिंग स्ट्रीक्स मेंटेन करते हैं और एक जबरदस्त लर्नर कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। स्केलर आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है जिससे आपके सारे पर्सनल डाउट्स क्लियर होते हैं और इंटरव्यू की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन भी हो जाती है। और हाँ, स्केलर आपको 2 साल के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के इजी EMI ऑप्शंस भी देता है। स्केलर का मिशन है इंडिया में वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाना, इसलिए आज ही स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन
करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करो। बिल्कुल यहाँ पर आपको एक और गेट दिख रहा होगा, लेकिन ये गेट हमेशा लॉक्ड रहता था। उसके अलावा बालकनी वॉल्स हो या बाउंड्री वॉल्स, इस घर की सभी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची थी, जो अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती थी। यहाँ राइट साइड वाले कंपाउंड में फल और सब्जियां उगाते थे और कुछ खाली जमीन भी पड़ी हुई थी। यहाँ गेस्ट हाउस के थ्रू अंदर जाने का एक रास्ता था। आगे चल के यहाँ एक ऐसे ही शेल्टर बना हुआ था और थोड़ा और आगे चल के मेन घर में एंट्री होती थी। मेन घर की ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें ये है ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर था। एक बात और जिसे सुनकर आपको ऐसा फील होगा कि पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखने में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। असल में ओसामा बिन लादेन के घर से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी। अब काफी लोग इस बात को लेकर ये स्पेक्युलेट करते हैं कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता था और पाकिस्तान को भनक भी नहीं हुई, या फिर पाकिस्तान ने सच में दुनिया से ओसामा को छुपाकर पनाह दे रखी थी। खैर, बैक टू एक्शन। ये जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक का नाम है चॉक 1 और दूसरे का नाम है चॉक 2। सबसे पहले चॉक 2 ओसामा बिन लादेन के मेन गेट के ऑलमोस्ट सामने होवर करने लगता है। यहाँ ये चॉक 2 इसलिए होवर कर रहा था क्योंकि यहाँ इसे 4 सील्स, एक कॉम्बैट असॉल्ट डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को लैंड करवाना था। इस पूरे वीडियो में आप सील शब्द को बार बार सुनेंगे, जिसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी, एयर और लैंड टीम। ये टीम स्पेशल मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई थी। देशी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैं सील शब्द का यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अमेरिका के बेस्ट कमांडोज की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, इस बात को भी यहाँ ही समझ लो कि इस चॉक 2 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स थे, एक डॉग था और एक डॉग हैंडलर था। सिमिलरली इस चॉक 1 हेलीकॉप्टर में भी 12 सील्स और थे, यानी टोटल 24 कमांडोज की टीम को ओसामा बिन लादेन की हत्या के लिए भेजा गया था। खैर, ओसामा बिन लादेन के सामने वाले रास्ते में कुछ बंदों को उतारने के बाद चॉक 2 हेलीकॉप्टर में अब जो बचे हुए सील्स हैं, उनको ये ओसामा बिन लादेन के रूम की छत पर लैंड करवा देता है। ये सब करने के बाद चॉक 2 का काम खत्म और अब चॉक 2 वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और वहीं पर होवर करने लग जाता है। अब बारी है चॉक 1 हेलीकॉप्टर की। और पहले ही बता दूं कि चॉक 1 हेलीकॉप्टर के साथ में कुछ ऐसा हुआ था जो किसी सील कमांडो ने सपने में भी नहीं सोचा था। ध्यान से सुनना। देखो, चॉक 1 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स ओसामा की ऐसी तैसी करने के लिए मौजूद हैं और इनका प्लान ये था कि ओसामा के घर की जो बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने ये जो लॉन है, इसमें इन्हें लैंड करना है। अब जैसे ही चॉक 1 इन सभी सील्स को लेकर डिसाइडेड पोजीशन पर पहुंच के होवर करने लगता है, वैसे ही इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड हादसा हो जाता है। हादसा ये कि चॉक 1 एयर वॉर्टेक्स फ्लो का शिकार बन जाता है। यूं तो अभी मैं आपको एयर वॉर्टेक्स फ्लो की साइंस को डिटेल में समझाता जाऊं, लेकिन स्टोरी से दूर ना जाते हुए एयर वॉर्टेक्स फ्लो को आप सिर्फ ऐसे समझो कि इस हेलीकॉप्टर के अराउंड हवा का फ्लो किसी रेयर इंसिडेंट में इस तरीके से खराब हो जाए कि हेलीकॉप्टर अपने आप में पूरा बैलेंस खो दे। तो चॉक 1 के साथ भी अनएक्सपेक्टेडली सेम ऐसा ही कुछ हुआ। नतीजा इस सब का इतना बुरा हुआ कि चॉक 1 दुनिया के सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट्स के हाथों में होने के बाद भी टोटली अनबैलेंस हो गया। अपनी जगह से हटके लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में चला गया और सबसे पहले तो उसका थोपड़ा जमीन में भिड़ा, फिर उसकी पूंछ दीवार के ऊपर गिर के टूट गई। इस पूरी एक्सीडेंटल सिचुएशन में सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें मौजूद सभी के सभी 12 सील कमांडोज सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन एक बात जो आज तक हजम नहीं होती वो ये कि इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जमीन और दीवार से लड़ मरा, लेकिन ओसामा और उसके चेले चपाटे जो उस घर में मौजूद थे वो पता नहीं कौन से घोड़े बेच के सोए थे, कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। खैर, सभी 12 सील्स हेलीकॉप्टर से सेफली बाहर आकर सबसे पहले इस दीवार को अप्रोच करते हैं। सामने ये जो गेट मिलता है इस पर एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं। यहाँ से निकलकर इनको सामने एक और गेट मिलता है, वहां भी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं और फिर इस पार्किंग एरिया में आकर गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं। सील टीम गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुंची तो उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, आगे से AK-47 बुलेट्स की बारिश होने लगती है। ये बारिश करने वाला व्यक्ति था अबू अहमद अल कुवैती। इस बात को समझो कि फिलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद हैं। 2 बच्चे जिनको बोरी से ढक रखा था, अबू अहमद की बीवी और खुद अबू अहमद। अबू अहमद ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। ये ओसामा का पाकिस्तानी कुरियर था और यही आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस गेस्ट हाउस में रहता था। खैर, रिस्पॉन्स में जब सील टीम ने काउंटर अटैक किया तो उसमें अबू अहमद को गोली लगती है और वो मारा जाता है। ऐसा होते ही अबू अहमद की बीवी गेट खोलकर बाहर भागती हुई आती है और बोलती है, मर गया है वो, तुमने मार दिया उसे। अबू अहमद की बीवी का ये कदम इसलिए भी था ताकि सील्स टीम फायरिंग रोक दे और बच्चों को गोलियां ना लगें। ऑब्वियसली सील्स टीम को थोड़ी ना पता था कि अंदर बच्चे भी हैं। खैर, फिलहाल के लिए सील्स अबू अहमद की बीवी को बंदी बना लेते हैं और आगे ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बात और, अब सील्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था क्योंकि हो सकता था कि मेन घर के अंदर भी बच्चे हों। फर्दर गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के बाद में कुछ सील्स मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ सील्स इधर आकर ये वाला गेट भी अंदर से ओपन कर देते हैं ताकि रिमेनिंग सील्स भी पूरे एरिया को सिक्योर करते हुए अंदर आ पाएं।
अब फाइनली सभी सील्स ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में सील्स एंटर करते हैं तो सामने अबरार दिखता है। अब यहाँ ग्राउंड फ्लोर में जो लोग थे उनको भी समझ ही लो, यहाँ मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक तो अबरार मौजूद था, अबरार की बीवी थी और कुछ बच्चे थे। ये अबरार उस बंदे का छोटा भाई था जिसको जस्ट अभी गेस्ट हाउस में सील टीम ने मार गिराया, यानी कि अबू अहमद। खैर, अबरार को देखते ही जैसे ही सील टीम ने फायरिंग शुरू की वैसे ही उसकी बीवी सामने कूद पड़ी और स्टार्टिंग की सभी गोलियां उसकी बीवी को लग जाती हैं और वो मर जाती है। यहाँ एक बात का ये भी ध्यान रखना कि सील्स टीम को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस पूरे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में किसी भी मासूम जान या यूं कह लो कि किसी भी बच्चे या महिला की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब खरबूजा ही छुरी पर आकर गिरे तो बेचारे सील्स भी क्या कर सकते हैं। एनीवेज, बीवी के मरते ही सील्स ने अबरार को भी गोलियों से भून दिया और उसका भी दी एंड कर दिया। अब इस ग्राउंड फ्लोर पर जो बच्चे बचते जा रहे थे उनसे रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे वो स्टार्टिंग वाले गेस्ट हाउस में से हो या फिर इस मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से, सभी बच्चों को सील्स एक जगह सेफ जोन में इकट्ठा करते जा रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए सील्स फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ओसामा का सगा बेटा मौजूद था जिसका नाम था खालिद। अब खालिद को जिस तरीके से सील्स टीम ने मारा उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन है, ध्यान से सुनना। देखो, सील्स ने जब ओसामा के कंपाउंड में लैंड किया था उसी समय गेस्ट हाउस में अटैक करने से पहले ही पूरे कंपाउंड की लाइट बंद कर दी थी। अब ऑब्वियसली सील्स को तो लाइट बंद करने से कोई भी दिक्कत नहीं ही होने वाली थी क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी नाइट विजन गॉगल्स मौजूद थे। लेकिन उन्होंने लाइट इसलिए बंद की ताकि इस बिल्डिंग में मौजूद जो लोग हैं उनको नेविगेट करने में दिक्कत आए, उससे उन्हें कोई भी एक्शन लेने में डिफिकल्टी हो। अब जब नाइट विजन गॉगल्स की बात चल ही रही है तो आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि सील्स की बॉडीज पर मिनी कैमरास भी लगे हुए थे जिनकी हेल्प से व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा और उनकी पूरी टीम इस पूरे ऑपरेशन को एक लाइव फिल्म की तरह देख पा रही थी। ये देखो, आपकी स्क्रीन पर ये उस टाइम की रियल इमेज है। इसमें ये फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा मौजूद हैं, ये करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट और उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन मौजूद हैं और साथ ही हिलेरी क्लिंटन भी मौजूद थी। अब चूंकि पूरे कंपाउंड की लाइट ऑलरेडी सील्स ने बंद कर दी थी तो खालिद को भी इस पूरे फ्लोर पर एकदम घनघोर अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ भागने लगा और वहीं दीवार की आड़ में छुप गया। अब सील्स इस तरीके से एक लाइन में आ गए और फॉर्चुनेटली इनमें से एक सील को अरबी लैंग्वेज आती थी तो उस सील ने दिमाग लगाया और चालाकी से विस्पर करते हुए अरबी एक्सेंट में खालिद का नाम 2 बार पुकारा, खालिद खालिद। और खालिद ने झांक के देख भी लिया। जैसे ही उसने दीवार से झांक के देखा वैसे ही सील्स ने उसे भी निपटा दिया। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एज पर रिकॉर्ड कोई भी लेडी मौजूद नहीं थी लेकिन बच्चे काफी सारे मौजूद थे तो सील्स ने बच्चों को सिक्योर किया और फर्दर सेकंड फ्लोर की तरफ मूव करने लग गए। यहाँ अब आगे बढ़ने से पहले ये बिल्कुल भी मत भूलना कि इस पूरे कंपाउंड को सिक्योर करने के लिए इस मोमेंट पर मेन बिल्डिंग के ऊपर भी और गेस्ट हाउस के ऊपर भी स्नाइपर्स मौजूद हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ओसामा बिन लादेन को छोड़कर सील्स टीम ने इस पूरे कंपाउंड में ऑलरेडी सबको मार ही दिया है तो एग्जैक्टली इस कंपाउंड को सिक्योर करना किससे है? तो इसका आंसर है पाकिस्तानी आर्मी से। असल में हुआ ये था कि इस ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी और ये जोखिम भरा मिशन बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए ही एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन को और सील्स को ये डर था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को इस मिशन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो ओसामा के कंपाउंड तक पहुंच के कोई ना कोई स्टेप तो जरूर ही लेंगे, क्योंकि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है ना कि अमेरिकन कमांडोज तुम्हारे देश पाकिस्तान में घुस जाएं, इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल भी कर लें और ओसामा को तुम्हारी नाक के नीचे से उठा के भी ले जाएं और पाकिस्तान को भनक भी ना हो तो ये तो पाकिस्तान का मोय मोय हो जाएगा। इसलिए सील्स ने कंपाउंड पर नजर रखी हुई थी और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी किसी अनहोनी के लिए जहां से ये सील्स टीम आई थी यानी कि जलालाबाद अफगानिस्तान में अमेरिका का वो बेस जहां वो चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर खड़े हुए थे, उनमें भी ऑलरेडी 79 कमांडोज, एक्स्ट्रा फ्यूल, रीइंफोर्समेंट और बहुत सारा हथियार बैकअप के लिए रेडी रखा हुआ था। एनीवेज, वो पल फाइनली आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और आपसे ज्यादा अमेरिकन्स को। सील्स टीम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है तो देखती है कि ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों बीवियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और सील्स टीम की तरफ उनको धकेल रहा था। यहाँ उसकी बीवियां भी गोली ना चलाने की गुहार कर रही थी लेकिन इन अ स्नैप ऑफ मोमेंट सील्स ने मौका मिलते ही हेडशॉट लिया और 2 गोलियां ओसामा के सिर में दाग दी। गोली लगते ही ओसामा बिन लादेन चित्त पड़ा हुआ था। ओसामा की ये हालत देख उसकी बीवियां उसके मृत शरीर से लिपट जाती हैं। सील टीम आगे बढ़ते हुए ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि ये ओसामा बिन लादेन ही था। इतना बड़ा आतंकवादी था, क्या पता यहाँ पे कोई अपना बहरूपिया प्लांट कर रखा हो कि नहीं। सील टीम ने ओसामा की दोनों बीवियों को साइड करके उनको डराते धमकाते हुए ये पूछा कि क्या ये ओसामा बिन लादेन ही था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी
दोनों बीवियों ने मुंह नहीं खोला। उसके बाद सील्स को वहां से एक 12 साल की बच्ची गुजरती हुई दिखाई दी। सील्स ने उस बच्ची को पकड़ा और उससे पूछताछ करने के लिए उसको साइड के एक रूम में ले जाने लगे। तभी दोनों में से ओसामा की एक बीवी घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ बच्ची से पूछताछ के दौरान उस बच्ची ने मुंह खोला कि ये ही ओसामा है। उसके बाद घबराती हुई बीवी ने भी बोला कि बच्ची को छोड़ दो, मैं बताती हूँ, हाँ ये ही ओसामा बिन लादेन है। जैसे ही सील्स को इस बात की कंफर्मेशन मिली, उन्होंने वाइस एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन को सैटेलाइट फोन से कंफर्मेशन देते हुए कहा, जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो, फॉर गॉड एंड कंट्री आई पास जेरोनिमो। ये इस पूरे मिशन का कोड वर्ड था। जेरोनिमो यानी कि ओसामा मारा गया। वाइस एडमिरल मैक्रेवन ने वापस कंफर्म करते हुए पूछा, विच वन? इसके जवाब में सील ने कहा, जेरोनिमो EKIA यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। फाइनली व्हाइट हाउस में बैरक ओबामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मगर असली मजा तो आपको अब आगे आएगा जब मैं स्टेप बाय स्टेप ओसामा को ट्रैक करने की कहानी आपको सुनाऊंगा। साल 2001 में ओसामा ने 9/11 अटैक किया था और 2011 में ओसामा अमेरिका के हाथ लगा। इन 10 सालों में ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, वो तो हम इस वीडियो में समझेंगे ही। साथ ही 3D एनिमेशन की हेल्प से ये भी देखेंगे कि सील्स को उसके कमरे से ऐसा क्या सामान मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और ओसामा बिन लादेन को जमीन में ना गाड़कर समुद्र में ही क्यों दफनाया गया था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से 67 साल पहले 1957 की है। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, जो वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है, जिसको लोग रियाद नाम से जानते हैं, जहाँ मक्का मदीना भी स्थित है, वहाँ 10 मार्च 1957 को जन्म होता है ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन के पिता ने टोटल 22 शादियां की थी और उसके 54 बच्चे थे। ओसामा बिन लादेन उन 54 में से 17वें नंबर का बच्चा था। टोटल 22 में से ओसामा बिन लादेन की माँ ये थी और इसका नाम था आलिया। यहाँ मैं इसकी माँ का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ओसामा के मरने के बाद इनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि कॉलेज से पहले ओसामा बहुत शरीफ और धार्मिक स्वभाव का लड़का था। हमने तो उसको साल 1994 में ही डिसोन कर दिया था जब उसके विचार कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। लेकिन कॉलेज में जाकर ही वो गलत संगत की वजह से बिगड़ा। जिस ओसामा को पूरी दुनिया एक खूंखार टेररिस्ट के नाम से जानती है, ये देखो उस बंदे का एक ये रूप भी है। ये ग्रीन ड्रेस वाला ओसामा बिन लादेन ही है। खैर, रियाद में रहते हुए ही ओसामा ने अपनी इनिशियल पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी नामक एक कॉलेज में एंट्री ले लेता है। वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है उसके कुछ ऐसे दोस्तों से जो कुछ एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के पार्ट्स थे। उनमें से 2 लोग थे, सईद कुतुब और अब्दुल्ला अज़म, जो एक मिलिटेंट लीडर था। इन 2 लोगों ने ओसामा की सोच को पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना दिया था। उन्होंने ना सिर्फ कट्टरपंथी सोच बल्कि अलकायदा को चलाने के लिए पूरी प्लानिंग और पूरी हेल्प भी प्रोवाइड करवाई थी। इसी सब में साल 1979 आ जाता है और कड़ी सर्दियों में 24 दिसंबर को अफगानिस्तान और USSR के बीच युद्ध शुरू होता है। इस अफगान सोवियत वॉर की खबर जैसे ही सऊदी अरेबिया में मौजूद ओसामा बिन लादेन को पड़ती है, वो तुरंत अपने एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के कॉलेज फ्रेंड्स के साथ अफगानिस्तान जाने की तैयारी करने लगता है। असल में वो ओसामा के एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के कॉलेज फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने ओसामा के दिल में अफगानिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया। इनफैक्ट इन लोगों ने तो कॉलेज में ये तक भी डिसाइड कर लिया था कि हम इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलकायदा नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसका बेस अफगानिस्तान में ही रखेंगे। इवन अलकायदा का मीनिंग भी होता है द बेस। खैर, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान को USSR से बचाने के लिए और अफगानिस्तान की मदद करने के लिए वहां रिक्रूटमेंट्स करने लगता है और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वहां जो मुजाहिदीन थे यानी USSR के खिलाफ लड़ने वाले अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स थे उनकी मदद करने लगता है। ओसामा बिन लादेन का रिक्रूटमेंट भी काफी अतरंगी तरीके से होता था। ओसामा अलकायदा में लोगों को भर्ती उनके फिजिकल बेसिस पर नहीं बल्कि उनके इमोशनल क्वेश्चन और जिहादिस्ट सोच के बेसिस पर किया करता था। अब ये अफगान सोवियत वॉर करीबन 10 साल चला। 15 फरवरी 1989 को ये वॉर खत्म हुआ। इसमें अफगानिस्तान को बचाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया। इस ड्यूरेशन में वहां के आतंकवादियों के बीच में ओसामा बिन लादेन ने अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी बिल्ड कर ली थी। साल 1989 में अफगान सोवियत वॉर खत्म होने से जस्ट 1 साल पहले यानी कि साल 1988 में जन्म होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका पिछले कई सालों से ओसामा बिन लादेन सपना देख रहा था और वो एक तरीके से उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस आतंकवादी संगठन की हम बात कर रहे हैं वो है अलकायदा। अब अलकायदा बनने के सिर्फ 2 साल बाद यानी कि साल 1990 में इराक ओसामा बिन लादेन के अपने देश सऊदी अरेबिया पर हमला कर देता है। जैसे ही सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ
तो सपोर्ट के लिए उसके पास दो ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था कि वो इराक से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका की मदद ले, और दूसरा ऑप्शन जो उसके पास खुद चलकर आया वो था ओसामा बिन लादेन की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ओसामा बिन लादेन को पता चला कि सद्दाम हुसैन ने सऊदी पर हमला कर दिया है, तो उसने सऊदी गवर्नमेंट से गुजारिश करी कि देखो, इराक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे पास अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अल कायदा। इराक से लड़ने का और सऊदी की मदद करने का ये मौका आप मुझे दो और मैं सफल रहूंगा। लेकिन इतनी सब रिक्वेस्ट के बाद भी सऊदी के किंग फाहद ने ओसामा बिन लादेन की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और अमेरिका को अपना पार्टनर चूज किया। ये सब देख ओसामा बिन लादेन के तन बदन में आग लग गई और वो जगह जगह पर सऊदी किंग फाहद को क्रिटिसाइज करने लगा। पर सवाल तो अब भी यही है कि ओसामा की अमेरिका से दुश्मनी हुई ही क्यों? भाई सऊदी ओसामा की मदद से बचे या अमेरिका की मदद से बचे? अल्टीमेट गोल तो सऊदी को बचाने का था ना। नहीं, असलियत तो ये थी कि ओसामा अमेरिका के वेस्टर्न कल्चर से बहुत नफरत करता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अमेरिका इस गल्फ वॉर में सऊदी की मदद करे, अमेरिका और सऊदी के रिलेशंस अच्छे हों और अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर किसी भी तरीके से सऊदी में आए। लेकिन जब सऊदी का इंक्लिनेशन ओसामा को अमेरिका की तरफ दिखा, तब साल 1990 के आसपास ये पहली बार ही था जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका एक दुश्मन के रूप में नजर आने लगा। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओसामा के दिल में ये जो छोटा सा नफरत का बीज सऊदी के एक डिसीजन ने बो दिया है, ये फ्यूचर में जाके 9/11 जैसे बड़े बड़े हत्याकांडों का रूप ले लेगा। फर्दर इसी साल 1990 में अमेरिका ओसामा बिन लादेन का जानी दुश्मन बन जाता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, कैसे भी करके अमेरिका को मुस्लिम डोमिनेंस की ताकत दिखाना। अपनी ताकत दिखाने के लिए अगले 9 सालों में 1992 से 2001 के बीच ओसामा बिन लादेन 5 अलग अलग अटैक्स अमेरिका को क्षति पहुंचाने के लिए करता है। सबसे पहला अटैक वो साल 1992 में करता है। ये अटैक उसने अमेरिका में नहीं बल्कि यमन में किया था। असल में मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है यमन, उसमें एक शहर है एडन, उसमें एक गोल्ड मोहर नाम का होटल है। एक ट्रेनिंग के चलते कुछ यूएस मरीन सोल्जर्स इस होटल में ठहरे हुए थे। इन्हीं यूएस सोल्जर्स की जान लेने के लिए अल कायदा ने सबसे पहला अटैक इसी होटल में करवाया था। लेकिन इस अटैक से उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यूएस सोल्जर्स पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। दुख की बात यह है कि उनकी जगह उस बॉम्ब ब्लास्ट में बेचारे 2 इनोसेंट सिटीजन्स को जान गंवानी पड़ी थी। ये सब देख ओसामा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए साल 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में उसने बॉम्ब अटैक करवाया। इस अटैक में 6 लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए थे। ऐसा तो है नहीं कि 2 अटैक्स करके ओसामा का मकसद पूरा हो गया हो। उसने अच्छे से प्लान करके 5 साल बाद 1998 में 2 यूएस एम्बेसीज में और अटैक करवाया, यानी कि एक बार फिर से अमेरिका के बाहर अटैक करवाया जो कि टेंजानिया और केन्या में स्थित थी। इस अटैक में 224 लोग मारे गए, जिनमें से सिर्फ 12 ही अमेरिकन थे। बाकी के लोग जो मारे गए वो वहाँ के लोकल्स थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अटैक में टोटल 4,500 लोग घायल भी हुए थे। इसी दौरान ओसामा की इन्हीं सभी हरकतों की वजह से सऊदी ने उसे अपने देश से पूरी तरह से बैन कर दिया था। अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी को जारी रखते हुए चौथा हमला उसने 2 साल बाद साल 2000 में किया। ये वाला हमला ओसामा ने जमीन पर नहीं बल्कि पानी में किया था। इस हमले में उसने यूएस नेवी के एक शिप पर, जो उनका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, उस पर बॉम्ब अटैक किया था, स्पेसिफिकली उस टाइम जब उस शिप की रिफ्यूलिंग हो रही थी। इस अटैक में टोटल 17 यूएस नेवी सेलर्स मारे गए थे और 37 इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन ओसामा अभी भी नहीं रुक रहा था। जिस अटैक के बाद वो रुका वो था अगला वाला, यानी कि अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक, 9/11 अटैक। यूएसएस कोल अटैक के जस्ट अगले साल ही यानी कि 9/11 अटैक में 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स को हाईजैक कर लिया था, जो कि ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया जा रही थी। इन हाईजैकर्स ने पहले 2 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में क्रैश किया। वहीं तीसरी टीम ने प्लेन को पेंटागन में क्रैश किया, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर्स था, और चौथे ने रूरल पेंसिल्वेनिया में ले जाकर क्रैश कर दिया। इस अटैक में टोटल 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और हजारों की संख्या में लोग जख्मी हुए थे। यह अटैक सच में इतना डेंजरस था कि ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सच में कुछ बड़ा कर दिया है। पेले जाने के डर से 9/11 के अटैक के बाद वो अंडरग्राउंड हो चुका था। इतना सब होने के बाद अमेरिका फाइनली ओसामा बिन लादेन को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डालने के बाद मारने की कसम खा लेता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ओसामा को पकड़ के उसको खत्म करना अपना अल्टीमेट टारगेट बना लेती है। सालों साल खोज चली, ओसामा को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन CIA के हाथ में
कुछ भी ठोस लग ही नहीं रहा था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि CIA के लिए ओसामा को पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक अमेरिकन को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक लीड मिली। और वो कैसे मिली? जब 9/11 अटैक्स हुए थे तो उसमें से अलकायदा के काफी सारे आतंकवादी पकड़े गए थे। उन आतंकवादियों को CIA ने ग्वांटानामो बे नाम की एक जेल में रखा हुआ था। ये ऐसी वैसी नॉर्मल जेल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक जेल मानी जाती है। पास्ट में काफी बार ये जेल अपने टॉर्चर करने के अनयूजुअल तरीकों की वजह से कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हुई है। मतलब क्रिमिनल्स से सच बुलवाने के लिए इस लेवल का टॉर्चर और डर, जैसे किसी ने सच में शरीर में हाथ डाल के आत्मा बाहर निकाल ली हो। अमेरिकन एजेंसीज को सबसे पहला क्लू यहीं से मिला। जैसा मैंने बताया, इस डिटेंशन कैंप में अलकायदा के काफी सारे आतंकवादी थे, तो उनमें से एक आतंकवादी के मुंह से एक नाम निकला और वो था अबू अहमद अल कुवैती। होपफुली आप भी इस नाम को सुनते ही कुछ रिमाइंड कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सही, हाँ वही बंदा जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जिसको सील्स ने गेस्ट हाउस में बंद दरवाजे के थ्रू गोलियों से भून दिया था, जो कि ओसामा का पाकिस्तानी कुरियर था और उसका राइट हैंड भी था। इसी के पीछे लग के अमेरिकन ने इसकी लोकेशन को ट्रेस किया और वहां से उन्हें एबटाबाद पाकिस्तान का क्लू मिला। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सारे पजल के पीसेस अपने आप जुड़ने लगे और CIA को फाइनली उस लोकेशन या उस कंपाउंड का पता चल गया जहां पॉसिबली कुछ % चांसेस थे कि उसका जानी दुश्मन बैठा हो। और CIA की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये कंपाउंड साल 2004 में बना था। यहाँ इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि अभी सिर्फ अहमद अल कुवैती का पता चला है, ओसामा बिन लादेन का नहीं। और इससे पहले कि CIA यहाँ ऑपरेशन करने के लिए कोई स्टेप ले, उसे ये भी पता चलना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन सच में इस घर में रहता भी है कि नहीं। तो ओसामा की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए CIA ने इस कंपाउंड की रेकी करना शुरू कर दी, अच्छे से नजर रखने के लिए और 24 घंटे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए CIA ने एबटाबाद में घर ही ले लिया था। ये साल 2010 की बात है। इस साल में पूरे 5 महीने तक CIA ने ओसामा के कंपाउंड की रेकी की। उनकी कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस में से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अबू अहमद जब भी बाहर से आता तो गेस्ट हाउस तक ही रुक जाता था और यहाँ ही रहता था, मेन बिल्डिंग तक वो कभी जाता ही नहीं था। तो CIA को एक शक ये भी हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन बिल्डिंग में ओसामा रहता है और अबू अहमद उसकी रक्षा के लिए गेस्ट हाउस में रहता है। दूसरा शक CIA को ये हुआ कि इस लोकेलिटी के बाकी के घरों के कंपैरिजन में इस कंपाउंड की दीवारों की लंबाई हद से ज्यादा थी। ये सामने वाली बाउंड्री वॉल की हाइट 10 फीट और इन 3 दीवारों की हाइट 13 फीट, 18 फीट और 12 फीट थी। तीसरा शक CIA को ये हुआ कि इस कंपाउंड में से कोई अंदर बाहर जाता ही नहीं है। बहुत ही रेयर केस में अबू अहमद को बाहर आते जाते हुए देखा गया था। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये लोग अपना कचरा भी अंदर ही इस लेफ्ट वाले कंपाउंड में जलाया करते थे। आसपास की जमीनें भी खाली मिली। इसके अलावा खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगाना। और हाँ, ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ रोशनदान नहीं मिलता। और तो और अपनी बालकनी की दीवार 7 फीट की कौन करवाता है भाई। ओसामा बिन लादेन अपने कमरे से निकलकर जब बालकनी में टहलने आया करता था तो ताकि उस समय वो किसी को दिख ना जाए, इसलिए उसने बालकनी की दीवार को 7 फीट तक चढ़ा रखा था। बस इन्हीं कुछ ऑब्जर्वेशंस की बदौलत CIA का शक यकीन में बदल गया और CIA को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इस मेन बिल्डिंग में ओसामा रहता ही है। इस आधे अधूरे एहसास को पूरे विश्वास में बदलने के लिए CIA ने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि डॉक्टर शकील अफरीदी नाम से एक डॉक्टर को और उसकी नर्स को फेक वैक्सीनेशन कैंप के नाम पर उस घर के अंदर भेजा जाए। ये डॉक्टर और नर्स प्लान के तहत अंदर जाते हैं, वैक्सीन वगैरह का काम कर देते हैं। साथ में CIA के लिए एक ये भी गुड न्यूज लेके आते हैं कि ये बात तो कंफर्म्ड है कि ओसामा वहीं उस घर में ही रहता है। अब देखा जाए तो ये डॉक्टर अमेरिकन एजेंसीज के लिए तो हीरो है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये विलेन बन गया था, क्योंकि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था और सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान सरकार को जब ये पता चला था कि इस डॉक्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की थी, तो इस डॉक्टर को 23 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था और ये आज भी उस जेल में ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन एजेंसीज ने उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी, कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। खैर, जैसे ही CIA को उस कंपाउंड में ओसामा बिन लादेन की कंफर्मेशन मिली तो CIA ने इस पूरी सिचुएशन को बराक ओबामा को एक्सप्लेन किया अलोंग विद द फिजिकल कैरिकेचर मॉडल्स ऑफ द कंपाउंड। अब इस बात में तो ऑलरेडी कोई दो राय नहीं थी कि ये ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। ओबामा ने पूरा मिशन समझकर CIA और सील्स को इस मिशन को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी। एक दूसरा एंगल ये भी है कि अगर ओसामा बिन लादेन मारा गया तो ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये उनके प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा। ये नाम सील के रेफरेंस में रखा गया था। इससे पहले जब US ने ओसामा को पकड़ने का प्लान बनाया था तो उसे ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का नाम दिया था, लेकिन उस समय ओसामा ने बहुत चालाकी से खुद को बचा लिया था। फिर सील्स की टीम एज पर प्लान अपने अफगानिस्तान बेस जलालाबाद पहुंचती है। जलालाबाद से एबटाबाद का डिस्टेंस सिर्फ 2.5 घंटे का था और आगे तो आपने देख ही लिया कि आखिर कैसे उस 2 और 3 मई की रात को सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। खैर, ओसामा बिन लादेन का कंफर्मेशन जैसे ही उस 12 साल की बच्ची और उसकी मां ने दिया, वैसे ही एक सील ने
ओसामा को एक गोली और मार दी ताकि बचने का 1% चांस भी ना हो। फिर उसकी बॉडी को बॉडी बैग में डाला और उसको नीचे ले जाने लगे। अब जैसे ही ओसामा बिन लादेन को मेन बिल्डिंग में नीचे ला रहे थे, वैसे ही फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते ही एक सील की नजर उस कमरे में मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। सील्स को उस रूम से ओसामा का जो सामान मिला वो उनके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग था। ओसामा के घर से 4,70,000 कंप्यूटर फाइल्स डिस्कवर हुई, वो भी अलग अलग 183 सेपरेट डिवाइसेस में। ये फाइल्स CIA ने 2017 में रिलीज कर दी थी ताकि लोगों को पता चले कि मोस्ट वांटेड मैन आखिर क्या क्या देखा करता था। सील्स को कुछ ऐसी चीज भी मिली जो शायद एक आतंकवादी तो नहीं ही रखेगा, लेकिन एक ठरकी जरूर रखेगा। सबसे पहले तो ओसामा की ड्राइव से पॉर्न फिल्म्स और पोर्नोग्राफिक वीडियो गेम्स मिले। क्या क्या मिला ये डिटेल CIA के इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। हालांकि ये वीडियोस मॉडर्न, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड और काफी बड़े अमाउंट में मिले। इसी के साथ 228 पेजेस का जर्नल भी मिला जिसमें वो अपने विचार लिखा करता था और अलकायदा को कैसे चलाना था वो भी। ओसामा के बेटे हमजा का शादी का वीडियो भी मिला। हमजा ने अबू मोहम्मद अल मसरी की बेटी से शादी करी थी जो कि अलकायदा का लीडर था। इसके अलावा उसके कमरे से वीडियो गेम्स भी मिले जैसे हाफ लाइफ, सुपर मारियो ब्रोस, योशीज आइलैंड DS, फाइनल फैंटेसी 7, ड्रैगन बॉल जी और काउंटर स्ट्राइक। ऐसे गेम्स जहां मल्टीपल प्लेयर्स टीम अप करते हैं आतंकवादी एफर्ट्स को डिफेंड करने के लिए। ओसामा अपनी पब्लिक स्पीचेस पहले ही रिकॉर्ड कर लिया करता था। उसकी प्रैक्टिस स्पीचेस भी हार्ड ड्राइव से मिली। ओसामा के साथ उस समय कितने बच्चे थे ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि उस कंपाउंड में उस समय ओसामा के 4 बच्चे मौजूद थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। इसलिए उनके एंटरटेनमेंट के लिए उसकी ड्राइव से डिज्नी मूवीज जैसे कार्स, चिकन लिटिल और आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर्स जैसी मूवीज भी मिली। इसके अलावा ये बात तो मैंने पहले ही बताई है कि ओसामा खुद से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड था, इसलिए उसके बारे में जो भी आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्री और मूवीज बनती थी वो उन्हें बार बार देखा करता था, संभाल के रखता था अपने पास। जैसे बायोग्राफी ओसामा बिन लादेन और 2008 कॉमेडी डॉक्यूमेंट्री वेयर इन द वर्ल्ड इज ओसामा बिन लादेन। इस सबसे हटके आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से सील्स टीम को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट दिए गए थे इस पूरे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन के कमरे से उसका सामान मिला तब सील टीम ने मैकरेवन से 10 मिनट और मांगे। खैर ये बात तो आपको याद ही है कि जो 2 ब्लैक हॉक्स सील्स को जलालाबाद से यहाँ तक लेकर आए थे उनमें से एक ऑलरेडी क्रैश हो गया था। तो जब वो क्रैश हुआ था उसी समय जलालाबाद में इस बात की इंफॉर्मेशन भेज दी गई थी और बैकअप में रखे हुए 2 में से एक चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन साइट पर यानी कि ओसामा के कंपाउंड पर बुला लिया गया था। फाइनली सारे सील्स ओसामा बिन लादेन की बॉडी के साथ प्लस उसके सामान के साथ प्लस खुद के बिना किसी नुकसान के इस ऑपरेशन साइट से इवैक्यूएट कर जाते हैं और इवैक्यूएट करने से जस्ट पहले अपने क्रैश्ड हेलीकॉप्टर चॉक 1 को ब्लास्ट करके जाते हैं ताकि इस तरीके की एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर इस गरीब देश पाकिस्तान के हाथ ना लगे और ताकि वो उस हेलीकॉप्टर से रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसी कुछ टेक्नोलॉजी चुरा ना ले। लेकिन ब्लास्ट के बावजूद भी हेलीकॉप्टर का टेल पार्ट वहीं रह जाता है जिसकी ये कुछ असली इमेजेस जो अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई गई थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 100 बात की एक बात यह है कि फाइनली ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक बड़ा ही विचित्र सवाल जो अभी तक आप लोगों के मन में घर बनाकर बैठा हुआ है वो ये है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जमीन में ना दफनाकर आखिर समुद्र में ही क्यों दफनाया था। दरअसल असलियत तो यह है कि ओसामा की बॉडी को दफनाना यूएस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन क्यों एक आतंकवादी की बॉडी को दफनाने के लिए इतना ज्यादा लोड लेना क्यों है। ऐसे वैसे इंसान की बॉडी होती तो बात अलग थी, लेकिन ये बॉडी थी ओसामा बिन लादेन की, इसलिए यूएस को काफी तरह से सोचना पड़ा। एक तरीका था क्रिमेशन का यानी कि जलाने का। इससे ओसामा की बॉडी किसी के हाथ नहीं आ पाती क्योंकि जल जाने पर कुछ बचेगा ही नहीं, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो लोगों के पास मेमोरियलाइज करने के लायक भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्रिमेशन यानी कि बॉडी को जलाना इस्लाम में इलीगल है। यूएस ने एक बात सोच रखी थी कि बिना किसी के रिलीजियस थॉट्स को हर्ट करे हमें इसकी बॉडी ठिकाने लगानी होगी ताकि किसी के पास कुछ बोलने के लिए बचे ही ना। दूसरा ऑप्शन था बेरियल का यानी कि दफन करने का। अब इस केस में यूएस ने सोचा कि इसे जहां से पकड़ा है वहीं बरी किया जाए तो, लेकिन ओसामा की सारी एक्टिविटीज का पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो उसकी बॉडी क्लेम ही नहीं करेगा। अफगानिस्तान की बात करें तो शायद अफगानिस्तान एक बार के लिए मान भी जाएगा क्योंकि किसी जमाने में ओसामा वहां का हीरो था, लेकिन अब वहां यूएस अलाइंड गवर्नमेंट बन गई थी जो कि ओसामा के सपोर्टर से लगातार लड़ रही थी। ऐसे में उसे अफगानिस्तान में दफनाना सही नहीं होगा ताकि लोग उसे वापस निकालकर उसका मकबरा ना बना ले, ठीक वैसे ही जैसे सद्दाम हुसैन का मकबरा उसके बर्थ प्लेस पर बना हुआ है और उसके फॉलोअर्स आज भी उसे पूजने जाते हैं। उसी को अवॉइड करने के लिए यूएस को एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत थी जो कि हर तरह से सेफ हो। एक ऑप्शन ये था कि ओसामा को अगर उसकी जन्मभूमि के हवाले करें तो, यानी सऊदी अरेबिया को सौंप दे तो। अरे भूल गए क्या, ओसामा तो ऑलरेडी सऊदी में बैन था। अब यूएस के पास उसे समुद्र में बरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए उसे यूएसएस कार्ल विंसन में ले जाया गया जो कि एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्योंकि ओसामा खुद एक रिलीजियस आदमी था तो उसका बरियल भी इस्लाम
इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से ही होना चाहिए था और इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर बॉडी को दफन कर देते हैं। इसलिए उसे जल्द से जल्द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर में पहुंचाया गया, क्योंकि ओसामा की बॉडी को पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए अफगानिस्तान लेकर गए थे और उसके बाद सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर में। मुस्लिम लॉ ऑफ बेरियल के अनुसार ही सारी रस्में रिवाजों को किया गया था। इस पूरे प्रोसेस में एक अरेबिक ट्रांसलेटर को भी बुलाया गया था ताकि हर चीज तरीके से हो, जैसे वॉशिंग यानी कि उनकी बॉडी को धोया, श्राउडिंग इन व्हाइट क्लॉथ यानी उसे सफेद कपड़े पहनाए गए, रिचुअल प्रेयर यानी कि प्रेयर्स बोली गई और उसके बाद उसका बेरियल यानी उसे दफन कर दिया गया। और इसी के साथ दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन अरेबियन सी में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। खैर, इस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि टैंक को चलाना कैसे है और टैंक आखिर काम कैसे करता है। क्लिक करो और जरूर देखो।